हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि सर संसाधन चैप्टर कब खत्म होगा, और फाइनली यह संसाधन चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो फिर ऐसे में प्यारे बच्चे, आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है, समझना है और उसका सही उत्तर देना है। अगर आप लोग सही उत्तर अधिक से अधिक देते हैं तो ये आप लोगों का फायदा है कि आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन करते जा रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात का ये संकेत है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, और जो भी बच्चे अभी तक क्लास को अगर शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए। फटाफट से आप लोग इस क्लास को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे आज की इस क्लास में जुड़ जाएं। और देखिए, बात ऐसा है कि इस चैप्टर में क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अगर हम पोल कराते हैं तो पोल कराने पर क्या होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? तो बिना पोल के ही हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, बिना पोल के क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और हर एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझा करके, या फिर अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो फिर अच्छे तरीके से आप लोग जवाब भी बता सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए बाबू, हम क्लास को सीधे शुरू करते हैं। जो भी बच्चे टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं तो वो सभी बच्चे टॉपर बैच में जरूर जुड़ जाइएगा, ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों का पूरा सिलेबस समाप्त हो और अच्छे तरीके से आप लोग हर एक टॉपिक को कवर कर सकें। तो टॉपर बैच में जो बच्चे जुड़ गए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जल्दी टॉपर बैच में जुड़ जाइएगा। चलिए आगे आते हैं और सीधे प्यारे बच्चे हम लोग यहां से देखना शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग जल्दी जल्दी से इसका जवाब बताइए। सभी बच्चे लोग इसका जल्दी जल्दी से जवाब बता दीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन से ही आप लोग जवाब बताना शुरू कर दीजिए। बताओ बाबू जल्दी जल्दी से। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बहुत सारा क्वेश्चन आज है, हर एक चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स कर करके उठा लिए हैं ताकि आप लोगों से हम पूछ सकें। तो पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? आप लोगों को हम बताए थे ना कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई। तो अधिक सिंचाई, ध्यान रखिएगा बाबू, यहां पे ना ये वाला डी ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा कि सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि कहां प्रचलित है? उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मरुस्थलीय भूमि का विस्तार निम्न में से कहां है? देखो बाबू, कह रहा है कि मरुस्थलीय भूमि का विस्तार कहां है। अब जहां मरुस्थल होगा भूमि का विस्तार तो वही ना होगा, जहां मरुस्थल होगा भूमि का विस्तार वही होगा। तो मरुस्थल है कहां? आप लोग को पता है कि मरुस्थल राजस्थान में है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मरुस्थल राजस्थान में है तो मरुस्थलीय भूमि का विस्तार भी राजस्थान में होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक में कौन सा रसायन है जो प्रजनन को नष्ट कर देता है? जवाब होगा एंड्रीन। जवाब क्या होगा बाबू? एंड्रीन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? काली मृदा का दूसरा नाम बताइए। तो याद होगा आप लोगों को, काली मृदा को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर मृदा कहते हैं। तो बाबू यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और कहते हैं कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के मोटिवेशन के लिए है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ये फैसला आप लोग को करना है कि हमें हताश होना है कि हमें संघर्ष करना है। तो अच्छे तरीके से आप लोग मोटिवेट रहिए। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी अगर रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलिए, लक्ष्य मत बदलिए। लक्ष्य को हमेशा एक रखिए, ठीक है ना?
हाँ, अच्छा, कल की क्लास के लिए हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि कल कौन सा सब्जेक्ट का शुरुआत करें। कल सोशल साइंस में हम किस सब्जेक्ट का शुरुआत करें? हिस्ट्री का? बहुत सारे बच्चे, हमें पता है, हिस्ट्री ही बोलेंगे। तो अगर आप लोगों का हिस्ट्री है तो फिर कल हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, जो दूसरा नंबर चैप्टर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कल आप लोग हिस्ट्री के दूसरे नंबर चैप्टर के लिए तैयार रहिएगा। हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर कल हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर कल हम स्टार्ट करेंगे, उसके लिए बाबू तैयार रहना आप लोग, ठीक है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चे आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे कुछ क्वेश्चन है जिसे हम लोग अभी देखने वाले हैं। खनिज संसाधन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जिसको कि हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए, पहला नंबर है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? बताओ बाबू, जल्दी जल्दी से सभी बच्चे ना, जल्दी जल्दी से जवाब बताते जाइए। सभी बच्चे फटाफट से जवाब बताते जाइए। कह रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? बताइए जल्दी से। संसार का सबसे कीमती संसाधन के बारे में पूछा जा रहा है। एक मिनट बाबू, रुक जाओ जरा। संसार का सबसे कीमती संसाधन, आप लोग जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी। संसार का सबसे कीमती संसाधन बताओ बाबू जी, फटाफट से। आप लोग का क्या लिखेंगे बाबू? कौन सा ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं? ध्यान रखिएगा। अगर देखो, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर संसार का सबसे कीमती संसाधन अगर माना जाए तो बहुत जगह पे आप लोग अगर चाहे देखिएगा या फिर गूगल सर्च भी करिएगा ना, तो आपको दिखाएगा वन। वन एक बहुत ही संसार का कीमती संसाधन है, तो वन भी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ खनिज भी एक प्रकार का संसाधन है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे जगहों पर आपको वन दिखाई देगा, बहुत सारे जगह पे खनिज दिखाई देगा। लेकिन डिसाइड इसमें से करना है कि वन और खनिज में से ज्यादा जरूरी कौन है। तो हम लोगों के लिए तो ज्यादा जरूरी भाई वन ही है ना। लेकिन एक बार हम पहले खनिज बताए थे, लेकिन हमने देखा कि बिहार बोर्ड वाले किताब में वन को सही लगाता है, तो हमने भी लगा दिया है कि वन जो है वो सबसे कीमती संसाधन है। ध्यान रखिएगा। आगे, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? बताओ बाबू, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दूसरा का भी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त, जिसमें लोहा का अंश, उसको लौह युक्त कहते हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा? लोहा का अंश किसमें है? मैग्नीज में। तो जवाब हो जाएगा तीसरा का ए नंबर ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आधात्विक, जिसमें कि धातु न के बराबर रहता हो। तो आधात्विक, यहां पे प्यारे बच्चों आप लोग ग्रेफाइट देख रहे हैं। ग्रेफाइट क्या है? आधातु है। लेकिन अबरक देख रहे हैं, अबरक भी आधातु है। तो भाई यहां पे दोनों तो आधातु ही है, तो जवाब यहां पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। आधात्विक खनिज तो दोनों है, ठीक है।
तो अबरक लगा लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन ही कुछ चेंज कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन इसको चेंज कर देंगे, दो ऑप्शन में से दोनों नहीं सही होगा। निम्न में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? आप देखिए यहाँ पे आधात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। जो आधातु रहेगा वो आधात्विक खनिज का उदाहरण रहेगा, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे बता दीजिए, कह रहा है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो जवाब बताइएगा, अवसादी चट्टान में। अवसादी चट्टानों में खनिजों का जमाव जो है वो परतों में मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? उद्योगों की जननी किस खनिज को माना गया है? तो उद्योगों की जननी किसे कहेंगे, बताइए जल्दी। उद्योगों की जननी लोहा को कहा गया है। लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है। लोहा को उद्योगों की जननी माना गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क कैसा संसाधन है बाबू? लोहा का अयस्क, तीन प्रकार के अयस्क बताए थे। लौह अयस्क कौन कौन बताए थे? एक तो बताए थे हम आपको हेमेटाइट, एक तो बताए थे हेमेटाइट, दूसरा बताए थे मैग्नेटाइट, दूसरा बताए थे मैग्नेटाइट और तीसरा बताए थे लिमोनाइट। तीसरा बताए थे लिमोनाइट। तो ये तीन प्रकार के बताए थे लौह अयस्क। तो कह रहा है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा नहीं बन सकता है, तो अनवीकरणीय संसाधन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लौह अयस्क कौन है बाबू? अभी जस्ट बताए हैं कि हेमाटाइट क्या है, एक लौह अयस्क का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो लौह अयस्क क्या है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये तीनों लौह अयस्क है, लेकिन एंथ्रासाइट लौह अयस्क नहीं है। एंथ्रासाइट लौह अयस्क नहीं है। एंथ्रासाइट कोयला का एक प्रकार है। एंथ्रासाइट क्या है? कोयला का एक सबसे बढ़िया प्रकार है, जिसको एंथ्रासाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में भारत जो है वो सुसंपन्न है? तो जवाब क्या देंगे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में भारत जो है वो सुसंपन्न है। एल्यूमिनियम में भारत क्या है? सुसंपन्न है। मतलब भारत के पास इतना एल्यूमिनियम है कि वो दूसरे देशों की सहायता नहीं ले सकता है। चलिए आगे, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य। प्यारे बच्चों, ये चीज कंफ्यूजन वाला चीज है। आपके बिहार बोर्ड वाले किताब में कर्नाटक है और बाकी सब में उड़ीसा आता है। हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि परीक्षा में आए तो उड़ीसा ही मार लीजिएगा, कर्नाटक को कुछ छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ कर्नाटक बिहार बोर्ड वाले किताब में एक जगह पे दे दिया है, हो सकता है मिस्टेक होगा। उड़ीसा आप लोग मार लीजिएगा, 12 का ए नंबर ऑप्शन सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य, फिर से वही वाला क्वेश्चन है, तो उड़ीसा कर लीजिएगा। चलिए आगे आते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ये बताए थे ना, बाबा बुदन की पहाड़ी कहां बताए थे? कर्नाटक में बताए थे। तो बाबा बुदन की पहाड़ी कहां है? कर्नाटक में बाबू। यहां पर डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में, डी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो छत्तीसगढ़ जो है यह 20% लोहे का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत? 20% लोहे का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? नोआ मुंडी का पहाड़ आपको पता होगा, तो नोआ मुंडी झारखंड में है। नोआ मुंडी कहां में है बाबू? झारखंड में। 16 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आप लोग एकदम सही सही जवाब बताते जाइए, ठीक है ना। सर एक हेल्प करिए ना, क्या है भाई, पहले आप लोग जवाब दे दीजिए ना, हेल्प हमसे बाद में ले लीजिएगा, ठीक है। 17 हो गया, चलिए नहीं 16, 17वां बताइए। भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो भारत का लोहा जापान को निर्यात होता है। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, इसमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? कौन लोहे का निर्यात नहीं करता? देखिए कोलकाता जो पतन है वहां से लोहा का निर्यात होता है, पारादीप से भी होता है और विशाखापत्तनम से भी होता है। मुंबई से लोहे का निर्यात नहीं होता है। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे,
मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में तृतीय स्थान है ना, तीसरा स्थान है, आपको बताए थे हम। तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान हो जाएगा? तीसरा स्थान। तो यहां पर बाबू क्या हो जाएगा? 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बताइए, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में, तो ध्यान रखिएगा, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। 20 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज। अगला क्वेश्चन, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, मैग्नीज का उपयोग कहां किया जाता है? तो मैग्नीज का उपयोग बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी उद्योग में और माचिस उद्योग में। जवाब होगा इनमें से सभी। मैग्नीज का जो उपयोग है वो बैटरी बनाने में भी, फोटोग्राफी में भी और माचिस उद्योग में भी। जवाब क्या होगा? इनमें से सभी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताओ बाबू। तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा ही बताए थे ना, तो उड़ीसा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बता दीजिए, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है? मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य, देखिए मैग्नीज में उड़ीसा तो 1 नंबर पर है, कर्नाटक में भी मैग्नीज होता है और महाराष्ट्र में भी। जवाब क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है, ठीक है ना, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, आप लोग को बताए थे बॉक्साइट किसका अयस्क है बाबू? तो ध्यान रखिएगा, बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, बताए थे ना, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। तो भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो बताइएगा उड़ीसा। भारत में बॉक्साइट का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उड़ीसा ही है, ध्यान रखिएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है, 25वां नंबर पीतल। तो बाबू पीतल जो है वो तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। पीतल किससे बनाया जाता है? तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है पीतल, ठीक है ना। पीतल में हम आपको एक ट्रिक भी बताए थे, पीतल के लिए हम एक ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे बाबू? ट्रिक बताए थे पिताजी, पिताजी। पा से हो गया पीतल और ता से हो गया तांबा और ज से हो गया जस्ता, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो तांबा और जस्ता से मिलकर के बनता है, तो तांबा और जस्ता दोनों से मिलकर के बनता है, मिश्र धातु है पीतल एक, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि देश में तांबे का कुल भंडार, तो देश में तांबा यानी कि भारत देश में तांबा कितना है? तो भारत देश में तांबा का कुल भंडार कितना है बाबू? आप लोग को बताए थे ना, 125 करोड़ टन है। 26 का बी ऑप्शन सही होगा। देश में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन। आगे कह रहा है कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, झारखंड का घाटशिला जो है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 27 का ए ऑप्शन सही हो। झारखंड का घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बिहार और झारखंड दोनों को मिला दिया जाए तो आपको बताए थे कि अकेले बिहार झारखंड में 80% अबरक का उत्पादन हो जाता है। तो 80% अबरक का उत्पादन यानी कि बाबू सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड में एक शहर है कोडरमा, तो झारखंड के कोडरमा में अबरक जो है वो सबसे ज्यादा आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा, अबरक सबसे ज्यादा झारखंड के कोडरमा में मिलता है। आगे बताइए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है बाबू चूना पत्थर, यानी कि 30 का ए ऑप्शन सही है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? 31 नंबर को रहा है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो बाबू ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक गैस तो प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 का सी ऑप्शन बता रहे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? सेम वही क्वेश्चन है तो इसमें भी विद्युत लगा दीजिए। अगला, कोयला क्या है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय जैव संसाधन क्या है? भाई कोयला तो अनवीकरणीय संसाधन भी है और जैव संसाधन भी है। फिर से ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक है ना।
तो दोनों ऑप्शन है इसमें सही, ए और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में अगर रहता ए और सी दोनों तो वो सही जवाब हो जाता। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, परंपरागत और गैर परंपरागत बताए थे। गैर परंपरागत जो कि एक बार खत्म होने के बाद दोबारा हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं, जो आसानी से बन जाए। गैर और ये परंपरागत क्या होता है? जिसका एक बार उपयोग कर लिए तो समाप्त हो गया। मतलब आप ये समझ लीजिए ना कि अनवीकरणीय को कहते हैं परंपरागत। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोयला, क्योंकि कोयला अगर एक बार खत्म हुआ तो नहीं बन पाएगा। बाकी तो ये सब तो बार बार हम लोग उपयोग करते रहेंगे और बनते रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा का गैर परंपरागत, ये प्राकृतिक गैस तो परंपरागत हो गया, कोयला परंपरागत, जल 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 भी परंपरागत मान लीजिए, सूर्य का किरण हो जाएगा गैर परंपरागत। आगे, इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो फिर से पूछ रहा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, तो ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा। ज्वारीय ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बाबू? कोयला हो जाएगा ना, 37 का ए ऑप्शन सही होगा। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? बताए थे गोंडवाना जो है वो 20 करोड़ वर्ष पहले का समूह है कोयला का, और एक दूसरा समूह बताए थे, और कौन सा? एक तो बताए थे गोंडवाना और दूसरा बताए थे, देखो बाबू, एक बताए थे गोंडवाना समूह और दूसरा टर्सियरी समूह बताए थे। कोयला का ये दो समूह है, ये है 5.5 वर्ष, ये 5.5 करोड़ वर्ष पुराना, और ये है 20 करोड़ वर्ष पुराना। तो गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? 96%। कितना? 96%, याद रखिएगा। अगला, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, ये तो बता ही दिया आपको। अगला बताइए, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? सबसे बढ़िया कोयला, तो सबसे बढ़िया कोयला कौन है? सबसे बढ़िया कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। और सबसे खराब, ये पीट जो है ना वो सबसे खराब है। पीट जो है वो सबसे खराब बोल सकते हैं, सबसे घटिया कोयला बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बताइए, सबसे घटिया कोयला पीट हो गया, ये आपको हम बता दिए अभी जस्ट। अगला क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, भारत में कोयला सबसे ज्यादा कहां होता है? कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, तो देखो बाबू झारखंड हो जाएगा, और छत्तीसगढ़ में भी हालांकि कोयला बहुत होता है, लेकिन एक नंबर पर अगर कहा जाए तो झारखंड रखिए। आगे, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा, एंथ्रासाइट कोयला यहां से निकलता है कालाकोट में, तो एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से मिलता है। तो कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? खनिज तेल आपको बताए थे, डिगबोई असम जानते हैं ना, वहां खनिज तेल का तेल शोधक कारखाना भी बना है, तो असम हो जाएगा। खनिज तेल का विशाल भंडार कहां है? जवाब होगा असम। खनिज तेल का विशाल भंडार कहां है? तो जवाब होगा असम, ध्यान रखिएगा। आगे, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? पेट्रोलियम किस चट्टान में मिलता है बाबू? तो आपको बताए थे कि पेट्रोलियम जो है वह परतदार चट्टान में मिलता है। किसमें? परतदार चट्टान में। अगला क्वेश्चन, डिगबोई तेल क्षेत्र कहां है? अभी जस्ट बताए हैं कि डिगबोई कहां है? असम में। तो 46 का सी नंबर ऑप्शन होगा, डिगबोई असम में है। अगला नंबर क्वेश्चन, अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है? अंकलेश्वर में, तो ध्यान रखिएगा, अंकलेश्वर में खनिज तेल की सबसे अधिक प्रचुरता है। अंकलेश्वर में क्या है? खनिज तेल की सबसे अधिक प्रचुरता है। आगे, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मुंबई हाई खनिज तेल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब आपको थोड़ा सा और मोटिवेट कर दें कि इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। और कहते हैं प्यारे बच्चे कि तू जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है?
तू जमीन पर बैठ करके क्यों आसमान देखता है? अरे पंखों को खोल, ये दुनिया, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है ना? तो जितना ज्यादा उड़िएगा उतना ही बेहतर होगा। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से तैयार हो जाइए। फिर से वही क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आप लोग को पता होगा कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि अगर एक बार खत्म तो फिर दोबारा निर्माण नहीं हो पाएगा। तो कोयला कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा तो है कि भाई एक बार खत्म हुआ फिर दोबारा वो बन जाएगा, तो इसलिए सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा कैसा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन तक इसमें जाएगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि समुद्री तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र पढ़ाए थे ना कि समुद्री जो तट रेखा है वहां से 200 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाएगा। कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में आता है। आगे बता दीजिए, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? चौथा नंबर, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध होता है संसाधन के विदोहन से। संसाधन के विदोहन से, ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र संपदा निहित होता है? समुद्री तट रेखा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होता है? इसमें ना हम कहीं पर देखे थे 22 किलोमीटर के आसपास, लेकिन यहाँ पे 12 है। शायद हमें लगता है कि 22 ही होगा। इसको अगर 22 कर लिया जाए तो सही होगा। ठीक है ना, 12 नहीं होगा, 22 होगा। हम 22 देखे थे। आगे, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम, बाबू पेट्रोलियम भी एक ऐसा संसाधन है कि अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा निर्माण नहीं हो पाएगा। तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। 6 का ए नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन है? जलोढ़। तो बाबू सबसे ज्यादा उपजाऊ जलोढ़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम, तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। तो 8 का बी नंबर ऑप्शन सही है, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा, ध्यान रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहां है? तो जवाब होगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है राजस्थान में। राजस्थान में आपको सबसे ज्यादा मरुस्थलीय मृदा देखने के लिए मिलेगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। आगे बताइए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, ये सब तो रिपीट क्वेश्चन है जो सबसे पहले हम बताए। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई। अगला, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास के लिए बाबू बताए थे हम आप लोगों को कि कपास के लिए कौन सा मिट्टी सही है? काली मिट्टी। इसका 19.2 होगा, इसका 5वां का। अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे इसको, अभी इसको हम देख लेंगे। ठीक है ना, अगर 19.2 है तो मार दीजिए 19.2, लेकिन हम गूगल में कहीं पर देखे थे ना 22.2 के आसपास देखे थे, वो हमें याद है, कंफ्यूजन है। ठीक है ना, इसको हम कंफर्म नोट्स में क्लियर करके देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला हम लोग देख रहे थे, कौन सी मिट्टी कपास के लिए सबसे बढ़िया है? तो काली मिट्टी, बताए थे ना, काली मिट्टी कपास के लिए सबसे बढ़िया है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो भारत में क्षरण मतलब नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो गया है? ध्यान रखिएगा, 13 करोड़ हेक्टेयर। भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो गया है। 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्या हो गया है? क्षरण हो गया है। आगे बताइए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन, तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है, ध्यान रखिएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है, याद रखिएगा। आगे बताइए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था?
देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा है? तो याद रखना बाबू कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। आगे कह रहा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? तो जवाब होगा 96.6%। 96.6% भाग जो है वो महासागर में है, ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहता है? चूंकि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जल है, पृथ्वी पर बहुत ज्यादा जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जब देखिएगा ना तो आपको नीला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहां जल ही जल है, तो इसलिए पृथ्वी को नीला नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बताइए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में चूंकि जल का बहुत ज्यादा अति दोहन हुआ है, विदोहन हुआ है, तो इसलिए आर्सेनिक, और जो आर्सेनिक है ये कैंसर रोग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो 18 का सी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला बता दीजिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा निहित होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत? एक्चुअल में 17.7% है, लेकिन हम लोग 18% इसको ध्यान रखते हैं। तो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में है? तो लगभग 17.7% जनसंख्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको किसी किताब में 16% देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में 17.7 याद रखिएगा। आगे, निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? सबसे बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना, बिहार की अगर बात किया जाए तो सोन नदी घाटी परियोजना सबसे प्रमुख है। अगला बता दीजिए, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? बाबू भारत की बात किया जा रहा है, तो भारत में अगर बात किया जाए तो 19.27% क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन है। लेकिन अगर वही बिहार का बात किया जाए तो बिहार में कितना प्रतिशत वन है बाबू? सिर्फ 7%। बिहार में सिर्फ 7% वन है। तो याद रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। अगला बता दीजिए, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार, तो वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत में वन का विस्तार 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में वन है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में है ना तो 7.1%, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 188 आदिवासी जिलों में, तो 188 आदिवासी जिलों में कुल क्षेत्र का 60.11% वन है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन का सबसे अधिक विस्तार कहां मिलता है? तो मध्य प्रदेश। वन का सबसे अधिक विस्तार कहां मिलता है? मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा। 27वां नंबर प्रश्न है कि वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? आपको बताए थे ना कि वन दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन, तो दो प्रकार के वन हैं। चलिए आगे, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? कितना किलोमीटर का वन क्षेत्र जो है वो कृषि में, मतलब खेती करने वाला भूमि में बदल गया? तो ध्यान रखना बाबू, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र में बदल गया। आगे, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था? FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था? तो ध्यान रखना बाबू, 4 अरब हेक्टेयर में वन का विस्तार था। कितना में? 4 अरब हेक्टेयर में। आगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, मयूर जिसको बोलते हैं ना, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं बाबू, चरक का संबंध किस देश से है? चरक का, तो चरक का संबंध भारत से ही है। अगला क्वेश्चन, टैक्सोल का उपयोग होता है किस बीमारी में? टैक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, तो टैक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। आगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? 34 नंबर बताइए,
संविधान की धारा 21 का संबंध, तो संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है, ध्यान रखिएगा। चलिए बाबू 35 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। तो जवाब होगा अफ्रीकी कन्वेंशन, 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? केवल भारत में, तो बाबू डॉल्फिन लिख सकते हैं। डॉल्फिन जो है वो केवल भारत में पाया जाता है। अगला कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी, तो प्यारे बच्चे उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है। उद्योगों की जननी लोहा को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का प्रकार हेमेटाइट हो जाएगा, और सबसे बढ़िया अयस्क हेमाटाइट ही है। अगला, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, तो लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा, बताइएगा। अगला बता दीजिए, लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं भारत में? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मैग्नीज जो है वो लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। आगे बता दीजिए, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अबरक क्या हो जाएगा? अधात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा। अगला, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ मात्र 20% लोहे का उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ 20% लोहे का उत्पादन करता है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में, तो मैग्नीज के उत्पादन में 3rd नंबर पे आता है इंडिया, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? ये 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ये सब क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी आप लोग को पहले से भी बताए हुए हैं, ठीक है ना। अगला, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा में तो भाई मैग्नीज में भी उड़ीसा सबसे आगे है, बॉक्साइट में भी उड़ीसा सबसे आगे है, और लौह अयस्क में भी उड़ीसा सबसे आगे है, तीनों में हो जाएगा। अगला नंबर बता दीजिए, कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, 47 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबा का कुल भंडार, तो देश में तांबा का कुल भंडार है 125 करोड़ टन। देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में 80% अबरक का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड में कितना प्रतिशत अबरक? 80% अबरक का उत्पादन लगभग बिहार झारखंड में अकेले होता है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है, तो 50 का ए ऑप्शन हो जाएगा। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा? चूना पत्थर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, कह रहा है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल सबसे ज्यादा कहां है? असम में। और खनिज तेल का विशाल भंडार असम में हो गया, और तेल शोधक कारखाना भी असम में ही है, डिगबोई में, ठीक है। आगे, भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है तारापुर में, ध्यान रखना बाबू, डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा हो जाएगा? कोयला, सी ऑप्शन सही है। अनवीकरणीय स्रोत में कोयला याद रखिएगा। आगे बता दीजिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। आगे बता दीजिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, गैर पारंपरिक स्रोत में तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, यानी कि जिसका उपयोग एक बार करें फिर दोबारा भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। आगे बताइए, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ये सब तो बता दिए हैं। आगे, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, तो कोयला सबसे ज्यादा झारखंड में। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही मुझमानी आप लोगों को याद होगा। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार, तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइड है, क्लियर है एकदम। आगे बता दीजिए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ये आपको कल बताए थे, आप लोग बताओ तो बाबू इसका जवाब। 59 का हम जवाब सब बच्चों का देखेंगे। मुंबई हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? जवाब बताइए तो जल्दी से। बताओ बाबू। अरे वाह, खनिज तेल के लिए, बहुत बढ़िया।
सब बच्चे बता रहे हैं खनिज तेल के लिए 59 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 60वां नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? 60 नंबर बताइए। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना, तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां है? डिगबोई में। 60 का ना बाबू सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस किसके साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। तो बाबू ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन सही होगा। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना, तो भाखड़ा नांगल परियोजना कहां है? सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। आगे, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड आराम से याद रख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र, तो ताप विद्युत केंद्र कहां में है बाबू? बरौनी में। ठीक है। अगला, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, यूरेनियम का, तो जादूगोड़ा याद रखिएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा हो जाएगा? जादूगोड़ा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, एशिया का, तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावना है राजस्थान में। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती है? ज्वारीय ऊर्जा के लिए, तो ज्वारीय ऊर्जा के लिए अनुकूल परिस्थिति की अगर बात किया जाए तो खंभात की खाड़ी याद रखिएगा। ठीक है ना, खंभात की खाड़ी में। आगे बताइए, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है, ध्यान रखना बाबू। आगे, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्यों प्रसिद्ध है? 70 नंबर, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है ना वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। 70 का ना बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अब 71 नंबर क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। मेघा पाटेकर का नाम सुने होंगे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? मेघा पाटेकर थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? कौन सा खनिज का अभाव है भारत में? तो भारत में सीसा का अभाव है, लेड का बहुत ज्यादा अभाव है। आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन कहां है? तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहां है बाबू? पश्चिम बंगाल में। 73 का ना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? किसने कहा है? तो ये जिम्मरमैन ने कहा है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा है? जिम्मरमैन ने कहा है। चलिए आगे 75 नंबर क्वेश्चन जरा बताइए। कह रहा है कि पीतल बनाया जाता है, 75 नंबर क्वेश्चन, तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। पीतल कहां बनाया जाता है? ये पीतल, तांबा और जस्ता भी बताए थे ना कि तांबा और जस्ता, पीतल जो है मिश्र धातु है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? सबसे ज्यादा वर्षा, तो सबसे ज्यादा वर्षा मानसिन राम में, बाबू ध्यान रखिएगा। बिहार में अगर पूछा जाए कि किस जिला में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि बक्सर में होता है। ठीक है ना। हीराकुंड बांध, 77 नंबर क्वेश्चन बताइए। हीराकुंड बांध कहां है? उड़ीसा में है, बहुत बढ़िया। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उड़ीसा बहुत महत्वपूर्ण राज्य है हम लोगों के लिए, तो आप लोग उड़ीसा को भूलिएगा मत। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में। अगला, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो तारापुर महाराष्ट्र में है, बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो यही था प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों को बता दिए पूरा। तो अब हमारा आज हम कह सकते हैं कि एकदम बेहतरीन तरीके से हमारा आज जो है ये चैप्टर क्या हो गया? द एंड हो गया। आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है ना। अब सुन लीजिए, हमारा प्लानिंग ये है कि आज शाम में ही हम हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, आज शाम में ही। ठीक है ना। और फिजिक्स का क्लास जो आज होता है शाम में, उसको सिर्फ एक दिन के लिए हम कल सुबह पढ़ा देंगे। कल सुबह हम फिजिक्स पढ़ा देंगे और आज शाम में हम आप लोगों को क्या पढ़ा देते हैं?
आज शाम में हम आप लोगों को हिस्ट्री शुरू कर देते हैं, या फिर हिस्ट्री कर देते हैं आज भी, कल सुबह भी, जैसा आप लोग का इच्छा हो, देखते हैं जैसा सहूलियत होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज शाम में ही हम हिस्ट्री शुरू करेंगे। समाजवाद और साम्यवाद जो दूसरा नंबर चैप्टर है, यह हम चैप्टर आज शाम में ही स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है ना। आज शाम में ही प्यारे बच्चे आप लोग तैयार रहना। आज शाम में हम आप लोगों को ये हिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर शुरू करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई, अब आप लोग सभी बच्चे लोग तैयार हो जाइए आज शाम की क्लास के लिए। मिलते हैं आज शाम में। आज शाम में आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ तैयार रहिएगा। मिलते हैं शाम में बाबू, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।